नमस्कार। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ था तो उसकी एक कहानी थी। ऐसे ही अलग अलग शहरों की, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की कहानी है। एक कहानी जूनागढ़ की भी है। उसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं रिजवान कादरी साहब के साथ, जो कि एक रिसर्चर हैं। उन्होंने भारत के इतिहास में, खासकर गुजरात के इतिहास को लेकर, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेकर काफी रिसर्च की हुई है। सर, आप हमें जूनागढ़ की कहानी बताएं कि किस तरह इसका मर्जर हुआ था भारत के साथ। जूनागढ़ एक पौराणिक शहर है। बहुत ही पुराना तीर्थ धाम है। और ये इसकी हेरिटेज वैल्यू भी काफी है। और उसके साथ साथ इसकी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, व्यूहात्मक दृष्टि से देखें तो इसकी अहमियत काफी है। और ये जूनागढ़ सौराष्ट्र के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसमें से एक महत्वपूर्ण था स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दरिया किनारा भी था और काफी सारे अलग अलग प्रिंसली स्टेट के साथ भी जूनागढ़ की सीमाएं जुड़ी हुई। हम्म। तो इसका भारतीय संघ में विलय होना आवश्यक था। और इसके जो शासक थे वो आखिरी शासक मोहम्मद खान थर्ड, जो मुस्लिम शासक थे, बाबरी वंश के शासक थे। और उनके जो मेन एडवाइजर थे, उनके दीवान जो थे शाह नवाज भुट्टो, वो मोहम्मद अली जिन्ना की इन्फ्लुएंस से काफी प्रभावित थे। और उन्होंने नवाब को गुमराह करके जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान से कर दिया, जबकि नवाब भी जानते थे कि जूनागढ़ की 95% से ज्यादा जो प्रजा है वो हिंदू है। और बहुत ही कम मुस्लिम आबादी जूनागढ़ और उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट की भी हुआ करती थी। मगर उसको दरकिनार करके उन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, जो इसको भारत के अंदर जोड़ना आवश्यक था, नहीं तो एक नासूर बन जाता। सो जूनागढ़ को मर्ज करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि आरजी हुकूमत की स्थापना बॉम्बे में की। श्यामलदास गांधी, रतुभाई अदानी, ये सारे सेनानियों ने अपना रोल जो आजादी के संग्राम में उन्होंने निभाया था। ये सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए थे। अलग अलग एरिया के अंदर जो प्रजामंडल की मूवमेंट जो हमको देखने को मिलती है, जो सरदार वल्लभ भाई की प्रेरणा से शुरू की गई थी, क्योंकि स्वयं सरदार पटेल भी अलग अलग प्रजामंडल के अधिवेशनों में भी जाते थे, लोगों को प्रेरणा देते थे, मार्गदर्शन देते थे। तो ये प्रजामंडल मूवमेंट का ही एक हिस्सा हम कह सकते हैं, आरजी हुकूमत की रचना। और उसके बाद हम देखें कि ये आरजी हुकूमत बनाएगी और उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में रखा गया, और उसके सर सेनापति रतुभाई अदानी थे। आरजी हुकूमत के अंदर जो लोग जुड़े, उनको जिस तरह से आजादी के संग्राम के अंदर, माँ की आजादी के लिए जिस तरह से सरफरोशी की तमन्ना का नारे के साथ निकल पड़े थे, तो इसी तरह से सुभाष बाबू से प्रेरणा लेते हुए जैसे चलो दिल्ली का एक नारा, एक कॉल दिया था, उसी तरह से चलो जूनागढ़ का कॉल के साथ निकल पड़े। करीबन हम्म। 4,000 नौजवान ये लोग आरजी हुकूमत से जुड़े, जबकि सामने जूनागढ़ स्टेट के पास बहुत ही कम अपनी सेना थी। और वो घिसी पिटी सेना जो थी, उस ज्यादातर लोगों को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ज्यादातर लोग तो अपने आप ही सेना के सरेंडर हो गए थे। बहुत ही कम कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। मगर वो जो जोश था, वो जो जुस्सा था आजादी के संग्राम के दौरान, वही जुस्से के साथ राजकोट में ये लोग सब इकट्ठा हुए। जूनागढ़ हाउस को कैप्चर किया गया। कोई भी रिटेलिएशन बिना जूनागढ़ हाउस आने के बाद सभी लोग एक नारे के साथ जूनागढ़ की ओर चल पड़े। तो शाहनवाज भुट्टो को ऐसा अंदाज था कि पाकिस्तान से उनको मदद मिलेगी। उन्होंने कोशिश भी की, जिसको भेजा वो ही नहीं वापस लौट के आया। तो उनको जब समझ में आया कि हम कोई भी हालत में पाकिस्तान के साथ जुड़ नहीं सकते, पाकिस्तान कोई मदद नहीं करेगा, आखिरकार उन्होंने सामने चल के इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और कहा, आप जूनागढ़ को मर्ज कर सकते हैं, आप मर्ज कर दो, हम जाते हैं। और नवाब बेइज्जत हो, रातों रात उनको हम्म। प्लेन में भाग जाना पड़ा। एक जमाने में लोग नवाब की इज्जत करते थे, नवाब की कुछ हद तक ऐसी पॉलिसी लोगों
के वेलफेयर के लिए भी होती थी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी वो काम करते थे, ऐसा देखने को मिलता है। उसके पूर्वजों ने भी कुछ काम अच्छा किया था। तो मगर जिस तरह से शाहनवाज भुट्टो की बात में गुमराह होके, मिसगाइड होके, मिसलीड करके उन्होंने बात उनके सामने रखी और जूनागढ़ को पाकिस्तान से मर्ज करना, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उनको जो लालच दिया गया था कि आपको हम्म। हम पाकिस्तान में वो इज्जत देंगे, आपको ये देंगे, वो देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। और कराची में जाने के बाद बड़ी बेइज्जती से एक जो जूनागढ़ के नवाब थे, सौराष्ट्र के एक बहुत बड़े प्रिंसली स्टेट के नवाब थे, जिसकी एक अपनी अहमियत थी। क्योंकि हम्म। जूनागढ़ के साथ जुड़ा हुआ आपको गिरनार पर्वत देखने को मिलता है, पौराणिक पर्वत है, इसका महात्म्य भी है, इसकी धार्मिक दृष्टि से महत्ता भी है। और वहां पर बहुत सारे प्राचीन तीर्थ धाम आते हैं, हजारों लाखों यात्रालु हमको देखने को मिलते हैं, खास करके शिवरात्रि के अवसर पर देश भर से, दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर आते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अशोक का शैललेख, जहाँ पर उनके जो शांति के वचन है वो सब देखने को मिलते हैं। और दामोदर कुंड के साथ जो हमारे भक्ति कवि के जो कवि है नरसिंह मेहता, उनका जो जुड़ाव है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, वह नरसिंह मेहता की भी ये भूमि जूनागढ़ है। तो इसकी सांस्कृतिक दृष्टि से भी इतनी महत्ता थी, मगर उन्होंने सबसे बड़ी भूल पाकिस्तान के साथ मर्ज करने की और इस वजह से वो एक खलनायक के तौर पे जाने गए थे, और वो उनकी जिंदगी की भूल थी। सर, वल्लभ भाई पटेल ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया था मर्जर में। और किस तरह के और कौन कौन लोग थे जिन्होंने की रोल प्ले किया था जब इस तरह के मर्जर हुआ था? सबसे जूनागढ़ के अंदर तो श्यामल दास गांधी के साथ साथ पूरी टीम थी, रतु भाई अदानी से लेके सनत मेहता है, जशवंत मेहता है, ये सारे ग्रास रूट वर्कर्स काफी लंबे अरसे से वो जमाने के यूथ लीडर्स भी थे, और उन्होंने आजादी के अलग अलग आंदोलन के अंदर, खास करके क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने अहम रोल अदा किया था। और ये सारे प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इसी वजह से जब 9 नवंबर को वहां पर रेफरेंडम लिया गया, लोकमत लिया गया, तब लोगों ने हार्डली 100 के अंदर करीबन 95 लोगों ने ही पाकिस्तान में जुड़ने की बात कही, और लाखों लोगों ने कहा कि नहीं, हम भारतीय संघ से जुड़ना चाहते हैं, हम भारत के साथ भी रहना चाहते हैं। तो इस तरह से ये उनकी योजना, कार्य योजना विफल हो गई। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आरजी हुकूमत, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर के तौर पे काम कर गया, और उनको सरेंडर होना, रीतसर उनको सरेंडर होना पड़ा। और नवाब को भी बेइज्जत होके रातों रात अपने आल औलाद, बाल बच्चों के साथ, अपनी बेगमों के साथ भाग जाना पड़ा। और जो उनका यहाँ पर शानो शौकत, ठाट माट था, अगर वो इज्जत के साथ यहाँ पर रहते, सामने चल के भारतीय संघ के साथ जुड़ते, तो उनको इतिहास में कुछ जगह भी मिलती। मगर उनको तो न पाकिस्तान में जगह मिली, न भारत में, तो ऊपर से बदनाम होके गए। और पाकिस्तान में तो उनको कोई भी जगह पर कोई स्थान मिला और बड़े बेइज्जत हुए। और आखिरी दिनों में भी नवाब ने कुछ अपने वतन को याद करते हुए रचनाएं लिखी है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो उनको ये दर्द महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अगर भूल है, तो वो भूल पाकिस्तान के साथ मर्ज होना और शाहनवाज भुट्टो की बात को मानना, ये रहा। सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, गुजरात में वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनका जो रोल है थोड़ा वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि उनका रिश्ता जूनागढ़ से काफी खास बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रिंसली स्टेट्स के साथ मर्जर का जो काम था वो पटेल साहब को दिया हुआ था, तो जूनागढ़ में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। थोड़ा उसके बारे में आपकी अगर रिसर्च में सामने कुछ आया हो। सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी मिली उससे बहुत लंबे अरसे से। सरदार तो प्रजा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और उन्होंने प्रजामंडल मूवमेंट बहुत लंबे अरसे से देश के हर हिस्से के अंदर अलग अलग
नामों से वो मूवमेंट चला, जिसका माध्यम ये था कि लोगों के अंदर जागृति लाना, लोगों को जोड़ना, और आजादी के संग्राम से ये लोग जुड़ेंगे क्योंकि थोड़े दिनों हम्म। में, थोड़े वर्षों में देश आजाद होना तय था। और हम्म। आजादी, जब देश आजाद होगा तो देश आजाद होने के साथ उसके जो प्रिंसली स्टेट है, ये रियासतें हैं, उनको जोड़ने के लिए यही पीपल्स फोर्स, ये लोगों का जो जुड़ाव हैगा, यही प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो काम आएगा। इसी वजह से दूरंदेशी को सरदार ने रखते हुए प्रजामंडल मूवमेंट सौराष्ट्र के भी अलग अलग विस्तारों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसें भी काफी सारी होती थी। हम्म। और इससे क्या होता था, लोगों में एक जागृति आती थी, लोगों का जुड़ना होता था। और ये जो आरजी हुकूमत जो बनी, ये सारे सरदार के साथ जुड़े हुए सेनानी थे। और उन्होंने ये जो ट्रेनिंग सरदार से हासिल की थी कि लोगों से किस तरह से जुड़ना, लोगों को किस तरह जोड़ना, लोगों को किस तरह संगठित करना। और यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है क्योंकि नवाब की सेना तो ऑलमोस्ट सरेंडर हो चुकी थी। और उन्होंने भी हम्म। देखा कि हम इन नौजवानों के सामने, वो देश की आजादी के लिए जो निकले थे, वही लोग जूनागढ़ के मुक्ति संग्राम के लिए भी निकले हैं, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो ज्यादा कोई संघर्ष नहीं हुआ, मगर ये सरदार की दूरंदेशी की वजह से ये आरजी हुकूमत कायम हो सकी। और सरदार का जो दबदबा था, उन्होंने भी कोशिश तो अलग अलग माध्यमों से की थी कि नवाब समझ जाए, मगर नवाब तक वो बात नहीं पहुंचती थी क्योंकि हम्म। शाहनवाज भुट्टो मिसलीड करते थे और वो गुमराह करते थे। ऐसा मुझे देखने को मिला है। विनू भाई की एक डायरी जो मुझे अचानक मिल गई थी, वो भी इसी संग्राम के सेनानी थे, तो उसमें वो बताते हैंगे कि हमारा नवाब एक जमाने में कैसा था, प्रजा वत्सल राजवी था, मगर वो नवाब ऐसे कैसे बदल। फिर उन्होंने जब देखा समझा तब पता चला कि नवाब को जो भी संदेशा लेके जो भी मैसेंजर आते थे, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। अगर हम्म। नवाब कोई भी चिट्ठी लिखते थे तो वो गांधी जी तक या भारतीय संघ में किसी तक पहुंचने दिया नहीं जाता था। और विनू भाई का तो साफ शब्दों में लिखना है कि नवाब को शाहनवाज भुट्टो ने हॉस्टेज जैसा ही बना दिया था और किसी से मिलने जुलने नहीं देते थे। शायद अगर नवाब स्वतंत्र निर्णय ले पाते तो वो शाहनवाज भुट्टो की बात मानते नहीं और वो पाकिस्तान से कोई भी हालत में मर्जर नहीं करते। ऐसा एक संभावना हमको देखने को मिलती है, मगर शाहनवाज भुट्टो की गलती की वजह से नवाब को इतिहास में खलनायक के तौर पे जाना जाता है। तो जोग्राफिकली क्योंकि जूनागढ़ बहुत ही क्रूशल लोकेशन पर है, क्योंकि बहुत सीमावर्ती इलाका है, गुजराती कोने में पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए ये अच्छी वो रही, क्योंकि मतलब फायदा क्या रहा भारत के लिए मर्जर के साथ? जूनागढ़ सौराष्ट्र का ऐसा इलाका था, टेरिटरी की दृष्टि से अगर देखें तो उसके काफी समुद्र का किनारा भी उसके साथ काफी लंबा था। और व्यूहात्मक दृष्टि से वो कोई भी हालत में पाकिस्तान से नहीं मिल सकती। तो इसके पीछे की मंशा मोहम्मद अली जिन्ना की या शाहनवाज भुट्टो की जो भी थी, मगर वो गलत थी। उनको पता था कि यहाँ की पॉपुलेशन 95% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है और वो धर्म के आधारित जो विभाजन किया गया था वो भी गलत था, मगर वो मर्जर ही पूरा गलत था। तो उसको भारतीय संघ से जोड़ना आवश्यक था, क्योंकि कल उठ के जितने भी इश्यूज होंगे तो वो सरहदी इश्यू होंगे, क्योंकि उसका कोस्टल एरिया भी काफी लंबा था और काफी लंबे प्रिंसली स्टेट से, सौराष्ट्र के प्रिंसली स्टेट से भी वो जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से उसका मर्जर करना आवश्यकता था। इसी वजह से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट आरजी हुकूमत के माध्यम से जो सेनानियों ने जो मर्जर के लिए संग्राम किया, और इसी को बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर वो पूरा सेनानी सफल रहे और भारतीय संघ में जूनागढ़ का मर्जर विलीनीकरण हो पाया। सर, गांधी जी का भी रिश्ता रहा है जूनागढ़ से, आपकी रिसर्च में कुछ उनके बारे में आया हो सामने?
गांधी जी तो बेसिकली सौराष्ट्र से जुड़े हुए थे। तो ये तो सच बात है कि वो पूरी सब कुछ चीजों से परिचित थे, वाकिफ थे, उनको पता था। वो मोहम्मद अली जिन्ना की गंदी चालों को भी जानते समझते थे। जूनागढ़ को पाकिस्तान से जोड़ने के पीछे की जो कूटनीति थी, डर्टी पॉलिटिक्स थी, उसको जानते समझते थे। और शाहनवाज भुट्टो जैसे को गुमराह करना, क्योंकि आखिरी नवाब ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ काफी मूवमेंट की थी, गांधी जी की बात मानते भी थे और गांधी जी के कहने पे काफी खुद भी इंटरेस्ट लेके काम करते थे और अस्पृश्यता निवारण के लिए वो डोनेशन भी देते थे। तो मगर गांधी जी के साथ संवाद कभी भी सीधा नहीं हो पाता था, क्योंकि नवाब को एक तरह से हॉस्टेज बनाया गया था। गांधी जी ने मैसेज देने का भी कोशिश किया, विनू भाई की डायरी के हिसाब से देखने को मिलते। गांधी जी का बात लेके छेल भाई दवे, जो बहुत बड़े अपने जमाने के जाबाज पुलिस अफसर थे, उन्होंने भी नवाब को मिलने का कोशिश किया था, मगर वो इतने सफल नहीं हो पाए थे। तो मनुबेन गांधी का जो डायरी है, उसके अंदर एक हमको किस्सा देखने को मिलता है। एक बार गांधी जी, मनुबेन और डॉक्टर सुशीला नैयर बैठे थे, तब गांधी जी ने कहा कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की गंदी चाल है, मैं उसकी हर गंदी चाल को समझता हूँ। उसका मकसद ये है कि हमेशा आग सिलकती रखना, और हैदराबाद के अंदर कैसे पाकिस्तान वो अपनी सरकार बना सकता है का। हैदराबाद तो हिंदुस्तान के बीच के अंदर, और वो नवाब भी समझते नहीं है और वो खाली खाली बकवास करते हैंगे। मगर गांधी जी ने कहा कि ये तो मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रेटेजी है, अगर मेरी वॉर स्ट्रेटेजी बने तो मैं कैसी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि हम नेवी को बॉम्बे से भेजेंगे और कराची को कॉन्कर करेंगे। कराची तो गुजराती व्यापारियों ने, गुजराती लोगों ने उसको डेवलप किया हुआ पोर्ट सिटी है, और उसी तरह हमारी सेना में इतना प्राबल्य है, इतना बल है कि वो अमृतसर से निकलेगी तो 2 दिन के अंदर लाहौर जीत के इस्लामाबाद को भी जीत सकती, इतनी हम ताकत रखते हैंगे। मगर मेरी कौन बात सुनता है, ये मेरी व्यू रचना है। जीना अपनी गंदी चाल चल सकता है तो उसके सामने ऐसी काउंटर योजना हम भी बना सकते हैं। तो मनुबेन और सुशीला बेन लिखते हैं ये डायरी के अंदर कि बापू के मन में कैसी कैसी वॉर स्ट्रेटेजी भी चलती थी। गांधी जी की बात सच थी कि जिन्ना अपनी गंदी चालों के लिए जाने जाते थे, माने जाते थे, और इसी के पीछे ये उनकी इच्छा रही थी, उनकी व्यू रचना रही थी कि जूनागढ़ को, जिन्ना खुद सौराष्ट्र से जुड़े हुए थे, सौराष्ट्र की हर छोटे में छोटी चीज को जिन्ना अच्छी तरह जानते समझते थे। इसी वजह से उन्होंने ये गंदी चाल ये चली थी। एक समय का जो नवाब था उसको जिन्ना और शाहनवाज भुट्टो ने खलनायक बनाया और उनको बेइज्जत होके देश से भाग जाना पड़ा, और वहां जाने के बाद भी उनको न मिला सुकून, न मिला चैन, और मिली ऊपर से बेइज्जत। शुक्रिया सर, आपने हमें की प्लेयर्स के बारे में बताया, जो जूनागढ़ का इतिहास बताया, रिसर्च के बारे में बताया, गांधी जी का क्या रिश्ता था जूनागढ़ के साथ, वल्लभ भाई पटेल का क्या रिश्ता था, और मेन कैरेक्टर्स कौन कौन थे जब जूनागढ़ का मर्जर हुआ भारत के साथ। शुक्रिया सर, थैंक यू।